राम राम सभी का स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं हूं अग्रिम और आज हमारे साथ है ध्रुव भाई, जो कि हमें बताएंगे उनका एक्सपीरियंस, कैसे उन्होंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर करा और कैसा उनकी अभी लाइफ चल रही है। तो ध्रुव भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। थैंक यू अग्रम भाई फॉर कॉलिंग मी ऑन द चैनल। मेरा नाम ध्रुव पांडे है और मैंने अपनी बेसिक स्कूलिंग दिल्ली से ही करी है और फिलहाल मैं IBPS PO एग्जामिनेशन क्लियर करके एक पब्लिक सेक्टर बैंक में असिस्टेंट मैनेजर प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चंस पे, जो कि होगा कि प्रिपरेशन। मेनली आपने प्रिपरेशन कैसे करी? क्या सेल्फ आपने खुद पढ़ा या फिर किसी कोचिंग में आपने हेल्प ली? सिलेबस, टाइम कितना स्पेंड करा आपने, वो सब आप अगर बता दें। मैंने पर्सनली कोचिंग नहीं ली थी, मैंने सेल्फ स्टडी करी थी यूट्यूब से और अदर सोर्सेज से। और पेड सोर्स में मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ली थी। पेड सोर्स में टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड की प्राइमरीली, थोड़ी बहुत गाइडली की भी ली थी। और यूट्यूब के टीचर्स अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने कौशिक मोहंती सर और आशीष अरोड़ा सर फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एक ध्रुव सर करके है, उनसे थोड़ी रीजनिंग पढ़ी थी। बाकी इंग्लिश और जीके, कंप्यूटर्स तो मेरा बैकग्राउंड भी था, कंप्यूटर्स से ग्रेजुएशन करी है मैंने, तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। पर इंग्लिश मेरी ठीक थी बचपन से, तो मैंने ज़्यादा उसके लिए भी नहीं पढ़ा, मॉक्स से हो गया था। और जीके के लिए भी मैंने फाइनल जो PDFs आती हैं वन टाइम रिवीजन वाली, उनसे पढ़ा था। बाकी ऐसे और लेटर राइटिंग भी होती है IBPS PO मेंस में, उसके लिए भी मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं करी थी, बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी थी फाइनल टाइम में। बाकी स्टडी आवर्स पे अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने पूछा टाइम, तो जब पेपर्स क्लोज होते थे तो मैं प्राइमरीली टाइम मॉक टेस्ट को देता था। जैसे मैंने 2-3 मॉक टेस्ट दे दिए दिन में 3-4 घंटा, फिर उनको थोड़ा एनालाइज कर लिया और बाकी रिवीजन में टाइम। पर जब पेपर दूर होते थे, जैसे टाइम अभी पेपर में है 1 महीना ऐसे, तो फिर मैं 5-6 घंटे स्टडी करता था यूट्यूब से, नोट्स बनाता था, अपने उन नोट्स का रिवीजन करना, इस सब पे ज़्यादा फोकस रहता था। बाकी स्टडी मटेरियल्स आपको बहुत इजीली यूट्यूब से फ्री में मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारी साइट्स हैं, आपको पेड कोर्सेज लेने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, खास करके अगर आप साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और आप इंग्लिश मीडियम से रहे हैं। पर अगर नहीं रहे हैं तो कोचिंग्स भी आपको बहुत इजीली, काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पे ऑनलाइन और ऑफलाइन इजीली बैंकिंग के अवेलेबल हो जाती हैं। ओके, सो मतलब अगर मैं एग्ज़ाम क्लियर करने की सोच रहा हूँ, देने की सोच रहा हूँ, तो आई डोंट नीड टू गो एनीवेयर। मैं घर पे बैठ के अपना जो भी है रिसोर्स कलेक्ट करके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकता हूँ। जी, बहुत इजीली। ओके, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इस एग्ज़ाम के लिए? प्राइमरली सब पोस्ट के लिए अलग अलग होता है, पर बेसिकली ग्रेजुएशन ही चाहिए आपको। बैंकिंग में तो सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए और उसके अलावा आपको 20 से 30 एज होनी चाहिए फॉर PO एग्जामिनेशन, और क्लर्क एग्जामिनेशन के लिए 20 से 28, और SBI PO में आप 21 से शायद 32 तक के लिए एलिजिबल होते हैं। बाकी ग्रेजुएशन प्राइमरी है। और इसके अलावा जो कुछ इंश्योरेंस वाले अगर आ जाते हैं और SIDBI वगैरह में आते हैं, उसमें थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस भी 1-2 साल का चाहिए होता है। सो आफ्टर यू क्लियर द एग्ज़ाम, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो व्हाट इज़ द प्रमोशन हायरार्की? मतलब डू यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एनी अदर काइंड ऑफ एग्जाम्स टू प्रोसीड इन योर करियर? जी, जैसे अगर हम क्लर्क जिसको बोलते हैं कस्टमर सर्विस एसोसिएट, तो जो क्लर्क्स होते हैं वो अगर ऑफिसर्स बनना चाहते हैं तो उसके लिए अलग एग्जाम होता है। फिर ऑफिसर में स्केल होते हैं, स्केल 1 टू स्केल 7। स्केल 1 जो कि मैं अभी खुद हूँ, असिस्टेंट मैनेजर होता है। फिर स्केल 2 मैनेजर, स्केल 3 सीनियर मैनेजर, स्केल 4 इज चीफ मैनेजर, स्केल 5 इज असिस्टेंट जनरल मैनेजर और AGM, स्केल 6 इज डेप्टी जनरल मैनेजर और DGM, एंड आफ्टर दैट स्केल 7 इज जनरल मैनेजर। उसके ऊपर कोई बैंकिंग स्केल नहीं होते, पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, EDs, और उसके ऊपर MD एंड CEO होते हैं बैंक के, तो जनरल मैनेजर तक की वो होती है। और आप हर 2 साल में एलिजिबल हो जाते हैं अगले प्रमोशन के लिए। क्लर्क के 3 साल और उसके बाद ऑफिसर्स में आप हर 2 साल में एलिजिबल हो जाते हैं। आप रिटर्न एग्जाम देके फिर इंटरव्यू देके प्रमोशंस ले सकते हैं, और बैंकिंग में काफ़ी फास्ट प्रमोशन हो सकते हैं अगर आप मेहनत कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए और अपने जो भी कोर्सेज के लिए। ओके, सो आपने हमें बताया कि 7 स्केल होते हैं प्रमोशन के अंदर, और स्टार्टिंग में आफ्टर मतलब आप क्लर्क बन जाते हैं, उसके बाद में यू हैव टू गिव द इंटरनल एग्जाम्स। तो क्या ये इंटरनल एग्ज़ाम हर लेवल पे हमें देने होते हैं, या फिर कि 1-2 लेवल के बाद में कुछ अलग सीन होता है? नहीं, जैसे स्केल 4 तक तो प्राइमरीली जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं और उसके बाद इंटरव्यू होता है। स्केल 5 के बाद आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होता है बेसिक था, उसके बाद सिर्फ इंटरव्यू होता है, क्योंकि जब आप इतने सीनियर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आपको एग्जाम से ज़्यादा आपकी वोकेबलरी, आप कैसे बात कर रहे हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़, मैनेजमेंट ये ज़्यादा देखना चाहता है कि आप किस तरह से सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे या नहीं। तो वो उनका अलग तरीका होता है, उसमें इंटरव्यूज़ होते हैं और उस हिसाब से प्रमोशंस होते हैं।
पर उससे भी कोई तब फ़र्क नहीं पड़ता। आप के अगर कॉन्वर्सेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपने अच्छा परफॉर्म किया है अपने करियर में, तो आप बन सकते हैं, बस आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ओके, सो आपने हमें सब बता दिया कि कैसे वी कैन प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम, कैसे हमें स्टडी मटेरियल लेना है, कैसे इंटरनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हम कर सकते हैं और कितने स्केल एक होते हैं बैंकिंग के अंदर। सो सबसे मेन चीज़ जो आजकल की फैक्टर रहती है वो कि हर चीज़ के लिए मोटिवेशन रहती है। हर कोई सबसे पहले यही देखता है कि व्हाट आर द सैलरीज विच आर प्रोवाइडेड एट द एंट्री लेवल और आफ्टर द एंट्री लेवल इफ़ यू गेट प्रमोटेड। हाँ, तो क्लर्क्स के लिए अप्रॉक्सीमेटली वी गेट अराउंड 45 to 50 के इन हैंड, जैसा कि मैंने अपने जूनियर से सुना और काफ़ी फ्रेंड से भी सुना है। फॉर ऑफिसर्स इन स्केल 1 जब आप लगते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर, इट्स 48,000 समथिंग आर बेसिक पे, और उसके ऊपर आपके जो भी नॉर्मल अलाउंसेज होते हैं हमारे बेसिक वो मिलते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन आपको 70 to 75,000 इन हैंड सैलरी मिल जाती है, और ग्रॉस सैलरी आपके अराउंड 85 to 90,000 रहती है। पर हम बैंक में एक रेंट फ्री अकोमोडेशन वाला सिस्टम भी रहता है, जिसमें आप डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, जैसे अगर दिल्ली में पोस्टेड है तो आप 20,000 एक रेंट अलाउंस ले सकते हैं। तो आपको बैंक घर भी प्रोवाइड कर रही है डायरेक्टली रहने के लिए, तो उसमें आपका HRA हट जाता है और उसकी जगह आपको RFA रेंट फ्री अकोमोडेशन मिल जाता है। तो वो है। उसके अलावा आपको मोबाइल बिल रीइंबर्समेंट, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल रीइंबर्समेंट मिलता है ईयरली। अगर आप बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को, अगर वो अर्निंग नहीं है, आपके कोई छोटे भाई बहन हैं जो 18 से कम है, तो उसमें भी हो जाता है आपकी वाइफ और आपके बच्चों के लिए। तो वो 4 लाख है, और जो कि अपग्रेड करके आप 10 लाख तक कर सकते हैं। थोड़े उसके लिए पैसे कटते हैं, बट इट इज़ वेरी वर्थ इट एज वेल। तो ये हिसाब से अलाउंसेस हैं। ओके, सो सैलरीज आर वेरी लुक्रेटिव इन द बैंकिंग फील्ड। और वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में आपका क्या कहना है? कैसा आपका ज्वाइनिंग के बाद में वर्क लाइफ बैलेंस रहा है? कि आपको टाइम मिलता है अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए? क्या आपको अपनी लाइफ जीने के लिए टाइम मिलता है आफ्टर द बैंकिंग टाइम्स? वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है बैंक में, बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, डिपेंडिंग ऑन योर पोस्टिंग। अभी तक मेरी टोटल 3 ब्रांचेस में पोस्टिंग रही है, और उनमें से 2 ब्रांचेस में वर्क काफ़ी ज़्यादा था, तो थोड़ा हेक्टिक है शेड्यूल। बट एक थी उसमें काफ़ी कम भी था। तो वो डिपेंड करता है आपकी ब्रांचेस टू ब्रांचेस पे, डिपेंडिंग ऑन मंथ। तो नवंबर में जैसे हमारे लाइफ सर्टिफिकेट जमा होते हैं, तो मैं अभी तक मेजरली ऑपरेशंस ही देख रहा हूँ। तो लाइफ सर्टिफिकेट जमा होते हैं, तो जैसे आपको पता होगा, तो वो काम ज़्यादा आ जाएगा। आपका नॉर्मल जो काम है उसके अलावा आप लाइफ सर्टिफिकेट्स का काम देख रहे हैं। मार्च में आपके इनकम टैक्स भरते हैं लोग, उसके लिए ITDs पे जाते हैं, GST भरते हैं, तो नेफ्ट वगैरह उसके लिए बढ़ जाती है। तो ऑपरेशन का काम थोड़ा सा इन मंथ्स में बढ़ जाएगा। क्लोजिंग के टाइम पे एडवांसेस आपको जब डिसबर्स करने होते हैं, उन दिनों में आपका काम काफ़ी बढ़ जाता है। लोन डिसबर्समेंट के लिए हमने देखा है हमारे सीनियर्स काफ़ी बार काफ़ी देर तक रुकते हैं, हम भी रुके हैं कभी। हमको क्योंकि 2 लोग चाहिए होते हैं, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमको भी रुकना पड़ता है कुछ लोन डिसबर्समेंट्स के लिए, कुछ काफ़ी बार क्लियरिंग के चेक्स के लिए रुकना पड़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि कुछ चेक्स में एरर आ जाता है, तो उसके लिए रुकना पड़ जाता है। तो हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस एक आपका इफेक्ट होता है। ये बहुत हल्की एक इसमें ये प्रॉब्लम है, अगर कोई बैंकिंग हल्की सी ट्रांसफरेबल जॉब है, आपकी कोई फिक्स टाइमिंग्स नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है कि आप 5:30-6 बजे घर आ गए, कभी ऐसा हो सकता है कि आपको किसी रीज़न की वजह से 8-9 बजे तक बैठना पड़ गया। तो वर्क लाइफ बैलेंस हल्का सा आपका शिफ्ट होता है। बट कुछ चीज़ें आपकी, मतलब अगर आप इसको कंपेयर करो फॉर एग्जांपल आर्मी से या CISF पुलिस से, तो उनके कंपेरेटिवली वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है। पर अगर आप कुछ अलग डिपार्टमेंट से कंपेयर करो, तो उनके कंपेरेटिवली हल्का सा वर्क लाइफ बैलेंस खराब भी है। बट आई थिंक इट इज़ फेयर एज कम्पेयर टू द सैलरी एंड अलाउंसेज, दे मैनेज फॉर इट। Okay, so they pay you according to your work, which Yes. you have to do. That's fair. Okay, so what are your responsibilities to your staff and to your customers as a assistant manager? जैसे मैंने बताया, करेंटली आई एम हैंडलिंग द ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस में कस्टमर्स आर द गॉड। तो हमको उनको सबसे पहले देखना है। सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट के जो भी कस्टमर आ रहे हैं, तो हमको एक बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ता है। कि जैसे आपको पता होगा, करंट अकाउंट वाले ज़्यादा ट्रांसफर्स, नेफ्ट, RTGS वगैरह कराते हैं, तो हमको वो भी मैनेज करना है कि उनकी ट्रांजैक्शंस टाइम पे हो जाएं, क्योंकि उनके आगे पेमेंट्स होती हैं तो वो अटक सकती हैं। उसके अलावा हमको सेविंग्स अकाउंट वालों को भी इग्नोर नहीं करना है, उनकी अलग प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल नंबर चेंज कराने आया है, किसी का अकाउंट इनऑपरेटिव हो गया है, किसी की पेंशन आनी है, तो हमको दोनों का एक बीच में बैलेंस मेंटेन करते हुए चलना पड़ता है। हमको कस्टमर्स को हैप्पी रखना पड़ता है। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि वो दोनों को ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं, ये होता है। तो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। स्टाफ रिलेटेड आई थिंक, कस्टमर रिलेटेड इश्यूज थोड़े बहुत आएंगे, पर अभी तक तो मेरे को स्टाफ रिलेटेड कोई इशू नहीं आया है।
बहुत ही अच्छा स्टाफ मिला है, स्पेशली जितनी भी जगह गए हैं तो एक तो एज फैक्टर रहा है तो सब काफ़ी बड़े ही रहे हैं मेरे से तो, पर उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया है. वेरी हेल्पफुल स्टाफ आई थिंक. Okay, so thank you for all your answers. Coming to the end of the video, what would be your advice to the coming aspirants or the people who are thinking of pursuing this field, banking field? What would be the tips which you would give? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा किसी भी जैसे मैंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलती करी थी मेरे हिसाब से, किसी भी एक सब्जेक्ट को अपना मतलब प्लस पॉइंट ना समझे. जैसे मेरे को पहले लगता था कि मेरी क्वांट और इंग्लिश बहुत अच्छी है तो मुझे अपनी रीजनिंग और जीके पे उतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, पर जीके की सेक्शनल कट ऑफ पार करनी पड़ती है जो मेरे नहीं हुई थी पहले अटेम्प्ट में, तो वो एक दिक्कत रही. तो आपको सब सब्जेक्ट्स को थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा. उसके अलावा फिर आपको ये भी है कि सबको बराबर मान के चलना है, पर आपको अपने वीक पॉइंट्स को ध्यान में देना है. आपको ये ध्यान देना है कि आप उनमें बहुत ही बुरी तरह फेल ना हो जाए, तो आप सही रहेंगे. उसके अलावा एक हार्ड वर्क तो है ही कि जो हम सुनते हैं कि स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क, ये वो सब ठीक है, पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं 3 घंटे स्मार्ट वर्क करूं. जो बंदा 8 घंटे का हार्ड वर्क कर रहा है ना, वो आपके 3 घंटे के 4 घंटे के स्मार्ट वर्क से अच्छा ही कर रहा है. तो अगर आप 6 घंटे स्मार्ट वर्क कर रहे हैं वो अच्छा है, पर आप बिल्कुल ही स्मार्ट वर्क से हार्ड वर्क को कॉम्पनसेट नहीं कर सकते कि मैं तो बस एक पीडीएफ पढ़ के चल जाऊंगा, जीके के लिए मेरा हो जाएगा. तो जिस बंदे ने रोज़ 2 घंटा वीडियोस देखे हैं, नोट्स बनाए हैं, वो ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा नंबर जीके में लाएगा. तो आपको पढ़ते हुए चलना है. आपको कोई एक सब्जेक्ट को ये नहीं कर सकते कि मैं इसको छोड़ दूंगा. अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आप किसी फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक टीचर की वीडियोज़ देख रहे हैं, तो आपको वो वीडियो से नोट्स बनाने हैं, पूरी तरह से उन्हें सॉल्व करना है. अगर आप क्वांट देख रहे हैं तो आपको क्वांट में भी प्रॉपर नोट्स बनाना है. रिवीजन इज द की आई गेस, कि मॉक्स देते हुए चले तो सिर्फ मॉक्स देते हुए ना जाएं, उनका रिवीजन करें. जो आपके क्वेश्चन गलत हुए उनको दोबारा आएँ. और उसके अलावा जितने फॉर्म भर सकते हैं भरिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेपर के दिन आपका एक पेपर में बुरा दिन रहता है. मेरे 1-2 पेपरों में रहा है ऐसा कि हो जाता है बुरा दिन, तो मेरा उन्हीं के दूसरे काउंटर पार्ट में मैं कट ऑफ से 30-40 नंबर ऊपर था और एक दिन मेरा इतना खराब रहा कि मैं बॉर्डर पे फेल हो गया. तो ये होता है. तो आप ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एक एग्जाम दूंगा SBI PO बाकी नहीं दूंगा. तो आप SBI PO, IBPS PO, IBPS क्लर्क सब भरें. खास करके अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपके पास दूसरी जॉब नहीं है, तो आप सब भरें. आप जो भी जाएंगे, हर फील्ड बैंकिंग में काफ़ी अच्छी है. और ख़ास करके अगर आप मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको बैंक देता है, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट देता है सोसाइटी में भी. जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोग आपके कस्टमर्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, सोसाइटी आपकी रिस्पेक्ट करेगी, आपका स्टाफ आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपकी फैमिली आपकी रिस्पेक्ट करेगी. तो रिस्पेक्ट आपको काफ़ी मिलेगी. तो चीट ना करें खुद को और अपने पेरेंट्स को. आप अच्छे से तैयारी करें तो इट विल बी अ फ्रूटफुल एफर्ट. Okay, so summing up the video, thank you Dhruv bhai for coming to our podcast interview and giving us your valuable time. थैंक यू भाई, बहुत बहुत आपने मेरे को बुलाया. और आपकी जो टीम है बहुत अच्छी टीम है, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का चैनल काफ़ी ग्रोथ करे. थैंक यू. और आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से बुलाया और मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया. और बस चाहता हूँ कि आप लोगों का चैनल ग्रो होता रहे, आप लोगों का स्टाफ ग्रो होता रहे. बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट था. थैंक यू फॉर हैविंग मी भाई और गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम आई गेस. ओके, सो अगर आपने अभी तक वीडियो देखी एंड तक, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फैमिली ग्रुप